Hello everyone, this is Soumya. Welcome to my channel. Today I am going to discuss about the laws related to media in India after independence. I will briefly discuss one by one in chronological order. Let's start now. The most significant day in the history of media regulation was the 26th of January 1950. 1950 26 जनवरी, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट इनटू फोर्स, जिस दिन ये काम करना शुरू किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन से ही मीडिया रेगुलेशंस जो था उसका हिस्ट्री वो के लिए ये सिग्निफिकेंट डे था, एक महत्वपूर्ण दिन था. ठीक है. द कॉलोनियल एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियंस, जो इंडिया के जो जर्नलिस्ट थे, इंडिया का जो न्यूज़पेपर ओनर्स थे, जो प्रेस ओनर्स थे, उन्हें जो इंडिपेंडेंस से पहले जो सिचुएशन था वहां से पता चल गया था कि इंडियन प्रेस को फ्रीडम क्यों चाहिए. ठीक है. इंडियन प्रेस को फ्रीडम मिलने के लिए ये कुछ रेगुलेशंस भी बनाए गए थे और कभी-कभी फॉर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के लिए भी कुछ लॉ बनाया गया था. ठीक है. फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस हियर the Article 19(1)(a), the right to freedom of speech and expression. Okay. Then with the enforcement of the constitution, when ये जो constitution, इंडिया का जो constitution था वो जिस दिन से ये काम करना शुरू किया उसी दिन से ही we got the right to freedom of speech and expression. In Article 19(1)(a), right to freedom of speech and expression, ये सारे जो सिटीजन्स है, इंडिया का जो सारे लोगों हैं, ये सारे के सारे लोगों के लिए ही एक ही लॉ है. देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन, कोई स्पेशल प्रोविजन मीडिया के लिए नहीं है. ठीक है. आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, कोई स्पेशल प्रोविजन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए मीडिया के लिए नहीं है इंडिया में. ठीक है. उसके ये 50 के एक साल बाद ही 1951 को some reasonable restrictions, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ने empowers the state to enact laws imposing reasonable restrictions on the exercise of this freedom. Okay, ये जो freedom दिया गया था, जो right to freedom of speech and expression, वहां पे थोड़ा कुछ स्पेशल प्रोविजन कुछ लगाया गया, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया. आर्टिकल 19(2) के अनुसार कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया वहां पे. ठीक है. 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे इट वाज एनफोर्स्ड. ओके. ठीक है. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द प्रेस Objectionable Matters Act 1951. The Press Objection Matters Act 1951 ये क्या है? ठीक है. देखो, क्राइम को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और आपत्तिजनक चीज, जैसे ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स हो, कुछ आपत्तिजनक चीज, आपत्तिजनक तथ्य को पब्लिकेशन, जो तथ्य का जो पब्लिकेशन हो रहा था है, कभी-कभी उसे प्रोहिबिट करने के लिए, उसे थोड़ा रेगुलेट करने के लिए ये जो प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट 1951 आया था. ठीक है. देन द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत फिल्मी एग्जिबिट होता था, तभी उसके बाद ही फिल्म भी आया और कुछ वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म भी आते थे. कुछ जो फिल्म को सर्टिफाई करने के लिए, फिल्म में कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्म सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पैक्टेबल होता है. ये सारे जो फिल्म को सर्टिफाई करने के लिए, उसका एग्जीबिशन से पहले, उसको डिस्प्ले करने से पहले, उसको सर्टिफाई करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 1952 में. ठीक है. उसके बाद ही द नेक्स्ट वन इज द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट. ये 1954 में दिस एक्ट एनफोर्स्ड. ओके.
ये इस एक्ट के अनुसार, ये एक्ट के अनुसार क्या करना चाहिए था वहां पे, द पब्लिशर्स ऑफ द बुक एंड न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर का जो पब्लिशर है, जो बुक्स का जो पब्लिशर है, आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर फ्री ऑफ कॉस्ट ए कॉपी ऑफ एवरी पब्लिश्ड बुक टू द नेशनल लाइब्रेरी एट कलकत्ता and one copy each to 3 other public libraries specified by the central government. जो बुक का एक फ्री कॉपी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता को और जो और 3 पब्लिक लाइब्रेरीज है जिसे आइडेंटिफाई किया है, स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे ये फ्री कॉपी भेजना ही है। ठीक है, ये 1954 को ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट आया था। ठीक है, then Working Journalist Act 1955. This is very important act in media sector. Then in media sector, the act empowers the central government to fix and revise from time to time rates of wages in respect of working journalists and to constitute a wage board for the purpose of fixing or revising such rates. ठीक है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में ये क्या बोला गया, एन एक्ट टू एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया था टू फिक्स एंड रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम रेट्स ऑफ वेजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर में जो काम कर रहे थे, तो उनके लिए जो रेट ऑफ वेजेस फिक्स करने के लिए एक वेज बोर्ड भी होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को भी ये बनाने के लिए, वेज बोर्ड को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए भी पावर दिया गया था। और इसके अनुसार ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अंदर आपको जैसे फिक्सिंग प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग रेट्स ऑफ वेजेस, किस प्रक्रिया से आपका जो वेज का फिक्स करना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए, द फिक्सेशन ऑफ रिवीजन ऑफ द रेट्स ऑफ वेजेस, वो रिवीजन कैसे होना चाहिए, वो फिक्सेशन कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर, और रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड, बोर्ड कौन सा रिकमेंडेशन करता है, और उनका जो वर्किंग कंडीशंस कैसा होना चाहिए, उनको वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, ये सारे चीज वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में आते हैं। ठीक है, अगर एलाबोरेटली हम ये सारे के सारे पढ़ेंगे तो हमारे लिए एक दिन लग जाएगा ये सारे एक्ट को समझाने के लिए। ठीक है, इन ए शॉर्ट वीडियो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी to elaborately express all these things relates to all these acts. So please listen to me carefully, and then I want to discuss about the newspapers price and pages act 1956. ये एक्ट के अनुसार ये क्या, ये कौन सी चीज को रेगुलेट करता है, द प्राइस ऑफ द न्यूज़पेपर इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पेजेस एंड साइज, according to the number of page and the size of the newspaper. न्यूज़पेपर का जो जितना पेज छप रहा था, उसका जितना पेज पब्लिकेशन हो रहा है और उसका साइज कितना है, उसके हिसाब से उसका प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये एक्ट रेगुलेट करता है। और ये दिस एक्ट ऑल्सो रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ स्पेस टू बी अलाउड फॉर एडवर्टाइजिंग मैटर। कितना पेज आ रहा है एक न्यूज़पेपर में, कितना पेज पब्लिश हो रहा है एवरी डे, और उसका साइज क्या है, इसके आधार से एडवर्टाइजिंग मैटर भी उसे अलाउ किया जाता है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर एक्ट 1956 में ये सारे चीज आया था। देन कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। हर रोज आपने ये सुना होगा, यहाँ पे कॉपीराइट लग जाएगा, या ये अगर यूज करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, आपको पहले ये समझना होगा व्हाट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है। ठीक है, it is a form of intellectual property protection granted under Indian law to the creator of original work like literary, dramatic, artistic, musical work, sound recording, cinematograph, films, etc. Okay, then आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कॉपीराइट्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट कहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, देखो कोई ऑथर अगर कुछ उनका जो लिटरेरी वर्क है, कुछ ड्रामेटिक का वर्क कुछ कोई बनाया है, आर्टिस्ट कुछ उसका जो पेंटिंग बनाया है, कुछ म्यूजिक का कंपोजर सिंगर कुछ अपना म्यूजिक भी बनाया है, और साउंड रिकॉर्डिस्ट
अगर कोई फिल्म भी बनाया गया है, इसका बहुत अगर देखेंगे हिस्ट्री में इसका बहुत उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएगा, बहुत एग्जांपल मिल जाएगा जहाँ पे कॉपीराइट्स का भी उल्लंघन हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई अपने खुद को जो विचार बुद्धि लगा के और अपनी इंटेलेक्ट से अगर कुछ बनाता है और अगर उसे कोई दूसरा विदाउट द परमिशन ऑफ द पर्सन यूज करता है, वहां पे कॉपीराइट की बात आती है। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ ही आपको बहुत सारे चीज कॉपीराइट एक्ट में मिलेंगे। 1957 में ये आया था और इंडिया में। और अगर आप इलाबोरेटली पढ़ना चाहेंगे तो आप अगर जब पढ़ेंगे आपको भाई पता चल जाएगा। ठीक है, दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ मीडिया। मीडिया का जो बहुत सारे ब्रांचेस है वहां पे ये भी एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी, यू मे फाइंड द क्वेश्चंस लाइक व्हेन द कॉपीराइट एक्ट enforced in India, when the law, when this law or that law also enforced in India, which year that law enforced in India. Like this type of question you may find in your exam. Then you may find the chronological order questions relate to the act in your exam paper. There is also some questions already had published in net exam, like the chronological order relates to the act of India. Then which year the law was enforced, like this type of questions you may get in your exam. So please focus on this and listen carefully and note down the points. Okay, it will be helpful. I think it will be helpful for you in your coming exam. Okay, then then the Defense of India Act 1962. आपको ये लग रहा होगा ये 1962 में डिफेंस ऑफ इंडिया में ये मीडिया का काम क्या है। ठीक है, मीडिया का लॉ बोल रहे हैं और मीडिया के लॉ के साथ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहूंगी। एट द टाइम इन 1962 देयर वाज द वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तभी जब जो अशांत परिवेश हुआ करता था, जो एनवायरमेंट इंडिया में क्रिएट हुआ था, तभी अगर कुछ न्यूज़पेपर कुछ इंसाइट करने के लिए अगर कुछ ऐसे न्यूज वहां पब्लिश करते थे, अगर कुछ ऐसा न्यूज ऐसे कुछ मैटर्स रिलेट्स टू द वार जो पब्लिक को थोड़ा इंसाइट करता था, यहाँ पे थोड़ा कोई अशांत परिवेश क्रिएट करता था, वहां पे आपको ये जो एक्ट यहाँ वहां पे लगाया गया था। ठीक है, और जैसे वो न्यूज़पेपर जो पब्लिकेशन होते थे, उसके कोई बुक्स हो, कोई न्यूज़पेपर हो, जो भी हो, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद सिविल डिफेंस एक्ट 1968. The Civil Defense Act allows the government to make rules for the prohibition of printing and publication of any book, newspaper or other document prejudicial to the civil defense. तो सिविल डिफेंस के लिए अगर कुछ प्रिंटिंग और पब्लिकेशन कोई बुक में, कोई न्यूज़पेपर में, कोई अदर डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी चीज आता था, तो ये उसे प्रोहिबिट किया जाता था। ये नहीं होना चाहिए, ये पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ये सिविल डिफेंस एक्ट में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज भी है, कोई बुक, न्यूज़पेपर, अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर ये सारे के सारे चीज है, कुछ ऐसा चीज जो सिविल डिफेंस के को ऊपर कुछ प्रभाव डालता है, तो वहां पे ये एक्ट इम्पोज होता था। ठीक है, इसके लिए ये एक्ट को बनाया गया था। Then Press Council Act 1978, जो प्रेस काउंसिल आपको पता है, प्रेस काउंसिल पहले फॉर्मेशन उसका हुआ था, लेकिन अंडर दिस एक्ट द प्रेस काउंसिल वाज रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर द इमरजेंसी। ये जो प्रेस काउंसिल एक्ट को रिकंस्टिट्यूट किया गया था टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया में जो न्यूज़पेपर है, जो न्यूज एजेंसीज है, उनका जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव द स्टैंडर्ड, ये एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, देन द प्रसार भारती एक्ट 1990। द प्रसार भारती एक्ट आपको पता ही है, ये प्रसार भारती
प्रसार भारती एक्ट में ये क्या किया गया था, रेडियो और टेलीविजन को अच्छी तरह से रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश करना था। उसको फंक्शन क्या होना चाहिए, इसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, कैसा पावर मिलना चाहिए, इसके ऊपर ही एक्ट बनाया गया था, प्रसार भारती एक्ट 1990। ओके, ठीक है। Then the Cable Television Network Act Regulation Act 1995. The Cable Television Networks Regulation Act 1995, देखो ये 1995 के टाइम में बहुत सारे जो केबल टेलीविजन का सर्विस इंडिया में चल रहा था, इट वाज वाइड स्प्रेड। ओके, then there were some irregularities. So to regulate the operation of the cable television network, the Cable Television Network Act 1995 was enacted at that time. Okay, then the Cable Television Amendment Act in 2006 में केबल टेलीविजन एक्ट में कुछ परिवर्तन किया गया था। देन उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आपने ये, आपको ये पता होगा कि सूचना अधिकार इसे बोला जाता है, ठीक है। कोई भी जो इंडिविजुअल है इंडिया में, अगर उन्हें चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में, गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में, और कुछ चीज ऐसे वो पाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, वो मांग सकते हैं, ठीक है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। और ये गवर्नमेंट इसे क्यों बनाया था, टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, सिस्टम में आपका गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था, ठीक है। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में हम बोलेंगे, ये बहुत टाइम भी जाएगा, ठीक है। तो अभी ब्रीफली इतना ही आपको बोल सकती हूँ, और ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है आजकल लोगों को, ठीक है। इसके बाद ही अभी तक मैंने आपको प्रिंट सम लॉज रिलेटेड टू द प्रिंट मीडिया, सम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मैंने इसके बारे में डिस्कस की हूँ। लेकिन अभी मैं कुछ गवर्नमेंट में, सॉरी इंडिया में ऐसा कुछ चीज नहीं है जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का कुछ स्पेसिफिक लॉज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लॉज है जिसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट सेक्टर रेगुलेट होता है, ठीक है। What are the laws? The Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, the Consumer Protection Act 1986, the Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003, the Consumer Protection Act 2019, the Consumer Protection Act 2019 repeals and replaces the Consumer Protection Act of 1986. So for today, our session is over. I think the session will be very helpful for you. Please note down all the points and write down one by one. Then it will be very helpful. Then if you like this video, then please share it, please subscribe it. Then also share with your friends, so it will reach to more and more people. Okay, thank you, bye bye. Watch again and watch again. Thank you, bye bye.